यूट्यूब चैनल मेडिकल लीडर से सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस की जिनका UPUMS, KGMU, OSSC और HPSSC के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो MP ग्रुप 5 के अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हो गए हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी अपकमिंग टाइम में उड़ीसा के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी लोग उड़ीसा के लिए एग्ज़ाम देने वाले उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और आई होप कि जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दे दिए हैं उनके एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो ना तो अभी तक हमने पढ़े हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो वो यहाँ पे आज हम ऐड करके पढ़ेंगे। पहले जो क्वेश्चंस आपके लिए डेली हम बात करें, डेली आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं, डेली आपकी जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासों में से आपको कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में ऐड किए जाते हैं। वो क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसलिए ऐड किए जा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, नई क्लास में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, विच इज़ द एज इंडिपेंडेंट फैक्टर इन एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री में एज इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन में मिड आर्म सरकमफेरेंस, वेट, हाइट या फिर हेड सरकमफेरेंस। तो कौन सा है जो एंथ्रोपोमेट्री में क्या है? एज इंडिपेंडेंट। दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एज इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। तो कौन सा है जो यहाँ पर एज इंडिपेंडेंट है? तो एज इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा मिड आर्म सरकमफेरेंस। कौन कौन से दो तरीके के पैरामीटर होते हैं? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्यों ज़रूरी होता है? बच्चों की माल न्यूट्रिशन लेवल को चेक करने के लिए कि बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट, जिसमें बच्चे की हाइट, वेट, मिड आर्म सरकमफेरेंस, हेड, चेस्ट, सभी सरकमफेरेंस चेक किए जाते हैं। लेकिन एक होता है एज डिपेंडेंट, मतलब बेस्ड ऑन एज। बेस्ड ऑन एज का मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे का हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, हेड सरकमफेरेंस बढ़ेगा, चेस्ट बढ़ेगा। तो एज डिपेंडेंट होगा, एज के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। दूसरा होगा एज इंडिपेंडेंट। क्या? एज इंडिपेंडेंट मतलब इसका एज के साथ फर्क पड़ेगा लेकिन डायरेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे का मिड आर्म सरकमफेरेंस हो गया जो कि 1 से 5 साल तक के बच्चों में सेम देखने को मिल सकता है आपको। वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट का मतलब है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वजन बढ़ेगा। मिड अपर आर्म एंड हाइट रेशियो, तो ये सभी क्या है? एज इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं। बाकी जो डिपेंडेंट है मतलब एज के अकॉर्डिंग, तो वो है हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेथ कैन अकर बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग। तो डूबने के कारण जो डेथ होती है वो कौन सी डेथ कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल डेथ, एस्फेक्सियल डेथ, नेचुरल डेथ या फिर केमिकल डेथ। तो कौन सी डेथ कहलाएगी ये? तो ये कहलाएगी एस्फेक्सियल डेथ। कौन सी? एस्फेक्सियल डेथ, मतलब दम घुटने के कारण, जब पानी में कोई डूब के मरेगा दम घुटने के कारण उसकी डेथ होगी। नेक्स्ट इज स्लैप्ड चीक इज द साइन ऑफ विच डिसीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें भी बताया था। तो ये क्या है? स्लैप्ड चीक मतलब गाल पे तमाचे देने जैसा जो साइन है वो किस में होगा? मीजल्स में, रुबेला में, मम्स में कि इरिथमा इन्फेक्शियोसम में। तो स्लैप्ड चीक साइन देखने को मिलेगा इरिथमा इन्फेक्शियोसम में, जिसको क्या कहा जाता है? 5th डिसीज। कौन सी? 5th डिसीज, स्लैप्ड चीक सिंड्रोम। इट्स कॉल्ड द 5th डिसीज। और पैरवोवायरस V19 जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपके गाल पर, इसमें स्पेशली दोनों गाल पर रैसेस आएंगे, चीक्स पर रैसेस आएंगे रेड ब्राइट कलर के। वो ऐसे लगेंगे जैसे आपके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा हुआ है। तो क्या कहलाएगा? स्लैप्ड चीक सिंड्रोम। और इसी को हम क्या कहेंगे? 5th डिसीज और पैरवोवायरस V19 के कारण होने वाला वायरल इन्फेक्शन क्या है? इरिथमा इन्फेक्शियोसम।
नेक्स्ट वन इज ओल्डेस्ट कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल मेजर्स इज, तो सबसे पुराना कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने वाला मेजर्स क्या है? क्वारंटाइन, आइसोलेशन, हेल्थ एजुकेशन या फिर इन्फेक्शन। तो ओल्डेस्ट कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने वाला आइडिया जो पुराने ज़माने में अपनाते थे वो था आइसोलेट कर देना। कुछ भी आपको बुखार भी हुआ आपको सीधा आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो स्वाइन फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है जो उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ग्लिन-बेयर सिंड्रोम, एपिलेप्सी या फिर फीवर। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो दी जाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो दी जाती है स्वाइन फ्लू के लिए, तो यहाँ पर उसका जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है? तो होगा गुइलेन-बेयर सिंड्रोम। क्या है? गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, जिसमें आपकी जो न्यूरोलॉजिकल हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आपकी ऑटो इम्यून डिसीज के तौर पर भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज ऑफ पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए एक रिकमेंडेड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 36 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या फिर -10 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? होगा -20 डिग्री सेल्सियस। कितना? -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज हाफ लाइफ ऑफ IgE इज, तो IgE की हाफ लाइफ क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर 120 डेज, 2 to 3 डेज, 6 to 8 डेज या फिर 1 डे। तो हाफ लाइफ है इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वो 2 से 3 दिन, IgA की होती है 6 से 8 दिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई की होती है जनरली 2 से 3 दिन तक ही। नेक्स्ट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एसोसिएटेड विथ, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे रिलेट करेगी? टी सेल, बी सेल, अल्फा सेल या फिर डेल्टा सेल से। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिलेट करेगी बी सेल से। किससे? बी सेल्स से। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन फर्स्ट एड? फर्स्ट एड से जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो DRAB यदि पूछा जाता है तो DRAB का मतलब क्या है? डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, डेंजर रिएक्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग या फिर ड्रैग रिएक्ट अटैक एंड ब्रीदिंग। फर्स्ट एड में आपका क्या होगा? तो फर्स्ट एड में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जैसे मरीज मिले आपको उस डेंजर से बाहर निकालना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, एयरवे और ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो आपका आंसर क्या होगा? डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। एक क्वेश्चन UP ANM में आ चुका है, UP ANM का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, तो यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है क्या कहलाएगी? एंटेरोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी या फिर साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी है डिसीज़ को लेके, क्या है? डिसीज़ को लेके बात की जा रही है यहाँ पर, वो क्या होगा? वो होगा एपिडेमियोलॉजी। ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन की कहें तो डेमोग्राफी, ह्यूमन पॉपुलेशन कहें तो डेमोग्राफी, माइंड की कहें तो साइकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिसीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो एपिडेमियोलॉजी, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहें तो जॉन स्नो। कौन है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहें तो जॉन स्नो। ट्रू फादर कहें तो वो हिप्पोक्रेट्स, जो कि इंग्लिश मेडिसिन के भी फादर हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टेब्लिश्ड कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, 1 लाख पॉपुलेशन को कवर करने के लिए क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर लेवल, आंगनबाड़ी सेंटर्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो क्या है जो यहाँ पर कवर करेगा 1 लाख पॉपुलेशन को? वो होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि 80,000 से
1,20,000 पॉपुलेशन तक को कवर करने का काम करेगा। क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और CHC। लेकिन यदि सब सेंटर की बात करें तो 3,000 से 5,000 तक, कितना 3,000 to 5,000 तक पॉपुलेशन रहेगी, और 20 to 30,000 वो PHC के लिए रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आई इंजरी में बी ड्यू टू हीट और केमिकल। तो आँखों में यदि इंजरी हीट और केमिकल के कारण होगी तो वो क्या है? एब्रेशन है, फॉरेन बॉडी के कारण है, बर्न है, या फिर कंट्यूजन। तो आइस इंजरी ड्यू टू द हीट और केमिकल, तो वो क्या होगी? वो होगी बर्न के कारण। आँखों में या तो केमिकल जाएगा आपकी या फिर हीट से होगा, तो क्या होगा यहाँ पर? बर्न। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फ्रैक्चर इन द न्यूबॉर्न चाइल्ड ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी। यदि बच्चे में डिलीवरी के टाइम पर, यदि बच्चे में ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पर फ्रैक्चर होता है तो वो क्या है? बर्थ फ्रैक्चर, लेबर फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? ऑप्शन में यहाँ पर तो यहाँ पे यदि लेबर के टाइम फ्रैक्चर होगा, या फिर आपका जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा मतलब इंटरनली है, ग्रीन स्टिक वो बाद में होगा, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी तो वो आपका कहलाएगा बर्थ फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? बर्थ फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज विच इज द पार्ट ऑफ द फीटस इज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। ये हमने जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर हमने प्रेजेंटेशन, पोजीशन, डिनोमिनेटर, एटीट्यूड ये चारों पढ़े हैं, आज ही अपडेट किए हैं, तो प्लीज़ जाके देखिए चारों चीज़ें, चारों के टाइप। तो यहाँ पर जब फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट लोअर पोल ऑफ यूट्रस में है तो ये कहलाएगा आपका प्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। ये देखिए, प्रेजेंटेशन वर्टेक्स, ब्रो, फेस, ब्रीथ, शोल्डर हो सकता है, एटीट्यूड फ्लेक्स, डिफ्लेक्स, एक्सटेंडेड होगा, डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपिट, फ्रंटल, मेंटम, सैक्रम और एक्रोमियम। तो यहाँ पर जो आपका कहा है कि लोअर यूट्राइन पोल में यदि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, विच मैलिग्नेंट टाइप ऑफ नियोप्लाज्म इज यूज्ड फॉर कैंसर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज सच एज स्किन और स्टमक लाइनिंग। कौन से टाइप का? मैलिग्नेंट मतलब फैलने वाला कैंसर है। मैलिग्नेंट में क्या होगा? फैलने वाला कैंसर है, जो कि स्टमक लाइनिंग और स्किन के यहाँ पर ही होगा। तो क्या है? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। स्टमक लाइनिंग और स्किन के यहाँ पर ही होगा, एपिथेलियल टिश्यू को अफेक्ट करेगा, तो कहलाएगा कार्सिनोमा। क्या है? कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉल्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो ड्रग कंसंट्रेशन और टाइमिंग के लिए क्या कहेंगे आप? फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स या फिर फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा? फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट इज इन विच टेक्निक ऑफ कैंसर डिटेक्शन लो एनर्जी बीम, क्या है? लो एनर्जी बीम आर यूज्ड एंड फिल्म्स ऑफ द सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू आर टेकन विदाउट द यूज ऑफ अ रेडियो ओपाक मीडियम। कौन सी टेक्निक है कैंसर डिटेक्ट करने की जिसमें लोअर एनर्जी बीम के साथ साथ यहाँ पर सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू को बाहर निकाला जाएगा रेडियो ओपाक मीडियम के थ्रू और टेस्टिंग की जाएगी। तो क्या है? वो कहलाएगा आपका मेमोग्राफी। क्या है? मेमोग्राफी। ना तो वो कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी स्कैन है, ना थर्मोग्राफी है, ना जीरोग्राफी है। ये क्या कहलाएगी? मेमोग्राफी। कैंसर को डिटेक्ट करने की टेक्निक है जिसमें लोअर बीम एनर्जी के थ्रू आपकी सॉफ्ट ब्रेस्ट टिश्यू को बाहर निकाला जाएगा बिना किसी रेडियो ओपाक मीडियम के। तो क्या कहलाएगा आपका? मेमोग्राफी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में टिश्यू पाए जाएंगे वो कौन से? वो है नर्व टिश्यू।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू DSRNA वायरस। तो DSRNA वायरस इनमें से कौन सा है? राइस डॉर्फ, रेप्टोवायरस, मोज़ेक वायरस या फिर पेपा वायरस क्लोज्ड। कौन सा वायरस है यहाँ पर? तो वो वायरस है यहाँ पर राइस डॉर्फ वायरस। कौन सा? राइस डॉर्फ वायरस। जो कि रियोब्रेडा फैमिली का वायरस है यहाँ पर। किसका? रियोब्रेडा फैमिली का वायरस है और जो चावलों की धान की फसलें होती हैं उसी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू वाले मरीज का डेंगू शॉक सिंड्रोम का क्या यहाँ पर लेबोरेटरी फाइंडिंग होगी? थ्रोम्बोसाइटोपनिया, लेस देन 1 lakh cells per mm3, नो एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लॉस, डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, राइजिंग हेमाटोक्रिट वैल्यू। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में डेंगू में सबसे पहले आपकी प्लेटलेट्स काउंट ही घटते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या है? डिक्रीज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नेक्स्ट इज व्हाट इंडिकेट द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 and 4 year in a year per 1000 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा? जिसमें 1 से 4 साल के बच्चे हैं, 1 और 4 साल के पर 1000 बच्चों में पोस्ट नेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। 1 साल तक का कहता तो इन्फेंट होता, 28 दिनों तक के बच्चे की बात की जाती तो होता न्यूनेटल। यहाँ पर 1 और 4 साल की बात हो रही तो क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। क्या है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सपीरियंस ऑपरेट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ अवेयरनेस। द लेवल दैट बेस्ट पोर्ट्रेस वंस एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड डिजायर्स इज द मेंटल एक्सपीरियंस। लेकिन आप उस टाइम पे इवन होश में भी नहीं और आप कुछ भी इस तरीके से बात वगैरह करते हैं जिसमें आपकी फीलिंग, एटीट्यूड, आपकी जो भी इच्छा है वो सब व्यक्त की जा रही हैं। तो क्या है? कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस है, प्रीकॉन्शियस है, फोरकॉन्शियस है। ये कहलाएगा आपका अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेजल डिसफंक्शन इज कॉमनली ड्यू टू डिजनरेटिव चेंजेस इन स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ नोज। आपकी जो नाक की बनावट है, आपकी नाक की बनावट के कारण, जो डिसफंक्शनिंग के कारण है, जो आपका डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो क्या है? पॉलिप्सिया, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, राइनोरिया, फिर एपिस्टेक्सिस। राइनोरिया का मतलब तो नाक से पानी आते रहना हो गया आपका। फिर यहाँ पर है एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग। लेकिन स्केलेटल फ्रेमवर्क के कारण, डिजनरेशन के कारण, तो ये क्या है? वो है आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन, which of the following strategy have been formulated as per Health for All 2000 defined by World Health Assembly। Health for All 2000 में WHO के थ्रू लिया गया था जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, तो इसके थ्रू जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी है? टू अचीव अ नेट रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ 2, टू रिड्यूस द क्रूड बर्थ रेट फ्रॉम द लेवल ऑफ 33 per 1000 population to 25, reduction of infant mortality rate from the level of 125 to below 60, to raise the expectation of life at birth from the level of 52 years to 80। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? कि जो हेल्थ फॉर ऑल 2000 है जो लिया गया था, इसके तहत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। तो 125 से 60 तक है जो लेके आना है और बिलो 60 लेके आना है। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटिक सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस को लेकर कौन सा सबसे ज़्यादा? हेपेटिक सिरोसिस अलग अलग टाइप की होगी। एक होगी पोस्ट नेक्रोटिक, एक होगी बाइलरी मतलब बाइल जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तीसरा है शराब के कारण एल्कोहलिक, चौथा है मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं उसके कारण सिरोसिस होता है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन है वो एल्कोहलिक सिरोसिस। कौन सा? एल्कोहलिक सिरोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर फिगर आउट द माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा है प्रोटीन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट। तो फैट,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीनों मैक्रो हैं। माइक्रो में आपके मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड टाइप बी। यदि ब्लड ग्रुप टाइप बी है तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटी बी, एंटी ए, एंटी ओ या फिर एंटी ए और एंटी बी। यदि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो यहाँ पर कौन सी होंगी? होंगी एंटी ए। देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटीबॉडीज होंगी ए। कौन सी? ए। एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होंगी। यदि यही चीज ब्लड ग्रुप ए में पूछते तब एंटीबॉडीज बी होती और जो एंटीजन है वो ए होते, और ए बी में एंटीबॉडीज नहीं होंगी, ना ही ए ना ही बी। इसमें एंटीजन दोनों रहेंगे। और ओ ग्रुप में एंटीबॉडीज ए भी होंगी, बी भी होंगी, लेकिन एंटीजन नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी ट्विन सिस्टर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की ट्विन सिस्टर कौन है? साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स है। तो सोशियोलॉजी की ट्विन सिस्टर कौन कहलाती है? एंथ्रोपोलॉजी। और ये क्यों कहलाती है? क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी है दोनों ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही स्टडी करती हैं। किसके ऊपर? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही स्टडी करती हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों को क्या कहा गया? ट्विन सिस्टर। जो लुईस क्रॉवर्स थे, कौन से लुईस क्रॉवर्स थे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही कहा था कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों क्या है? ट्विन सिस्टर, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करती हैं इसलिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ ईयर्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ चाइल्ड, बॉडी सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। यदि बच्चे के आप बॉडी पार्ट्स की क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, तो कान को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे? अपने कान को पाल्पेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, ऑस्कल्टेशन के लिए कि इंटेगुमेंट्री के लिए? तो यहाँ पर आप करेंगे ऑस्कल्टेशन के लिए। स्टेथोस्कोप से यदि मान लीजिए बच्चे को चेक करते हैं आप, तो जो चीज़ कान में सुनेंगे इसके लिए होगी आपकी ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ग्रुप इंक्लूडेड मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर दैट आर द परसिस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ स्टाइल एंड मोड ऑफ रिलेटिंग टू सेल्फ एंड अदर। यहाँ पर कौन सा मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकता है जो कि पर्सन अपने बिहेवियर, पर्सन की लाइफ स्टाइल और उसके तरीके से दिखाएगा? डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड इन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, behavioral and emotional disorder with onset usually occurring in childhood and adolescence। पर्सन के ऊपर यदि मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी कहा गया है कि क्या उसकी लाइफ स्टाइल और उसके कैरेक्टर को लेके, तो होगा डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो समझना है जो क्या रहे, बहुत ही इजी रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है You are carrying out a plan for postpartum women who gave birth just a few hours ago. Which of the following should you closely monitor to avoid complication? यहाँ पर है कि आपने एक पोस्टपार्टम वुमेन मतलब डिलीवरी होने के बाद उसने कुछ घंटों पहले ही जन्म दिया है अपने बच्चे को, उसके बाद आप उसमें कौन से कॉम्प्लिकेशन होने वाले, अपकमिंग कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए उसको अवॉइड करना है। तो अब क्या है जो मॉनिटर करेंगे? डीप वेन थ्रोम्बोसिस दैट मीन्स डीवीटी, यूट्राइन इन्फेक्शन मतलब यूट्रस में होने वाला इन्फेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज मीन्स डिलीवरी होने के बाद है जो ड्यूरेशन में यदि ब्लीडिंग होती है तो वो क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। फिर है पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम साइकोसिस जनरली डेवलप होती है, कब होती है? या तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो या फिर बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण भी पोस्टपार्टम साइकोसिस या फिर पोस्टपार्टम ब्लूज है जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जब भी आप पोस्टपार्टम वुमेन की बात की जाती है तो वो होती है पोस्टपार्टम हेमरेज को क्या करना? चेक करना। क्यों? क्योंकि यदि पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कब मानी जाती है? जब
500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए इनिशियल, यदि डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर ही 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो वो कहलाएगा पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। और पीपीएच एक इनिशियल कॉम्प्लिकेशन होगा जिसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत होगी। आफ्टर दैट आप दूसरी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पीपीएच को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ को अवॉइड करने, कौन से कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए क्लोजली मॉनिटर करना है? तो वह पोस्टपार्टम हेमरेज। यूट्राइन इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे लेकिन तुरंत तो नहीं होगा इन्फेक्शन, कुछ दिन बाद आपको देखने को मिल सकता है परपीरियम पीरियड में। वो कब होगा इन्फेक्शन? या तो आप किसी बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है यूट्राइन इन्फेक्शन, या तो वो हो सकता है यूटीआई के कारण, या फिर जो लोचिया है जो डिस्चार्ज हो रहा है, आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं पेरिनियल एरिया को करके आफ्टर डिलीवरी, तो चांस होंगे। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ को मॉनिटर करना है वो क्या है? पोस्टपार्टम। मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है? यूट्राइन एटोनिसिटी। यूट्रस की जो टोन्स होती है मसल्स की, उसका लॉस हो जाना, जिसको हम कहते हैं यूट्राइन एटोनिसिटी। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए? पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट वन इज What is the most common and concerning assessment required during the 4th stage of labor? तो क्या है जो मोस्ट कॉमन कंसर्निंग और असेसमेंट है ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ लेबर? 4th स्टेज ऑफ लेबर में 4 स्टेज होती हैं, कई बार आपको पढ़ाई गई हैं। ऑप्शन में है यूट्राइन फंडस पाल्पेटेड टू द राइट ऑफ द अम्बलाइकस, एन ओरल टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 100.6 डिग्री फ़ारेनहीट, पेरिनियल एरिया ब्रीज्ड एंड एडिमेटस, डार्क रेड लोचिया ड्रेनेज। तो यहाँ पर 4th स्टेज ऑफ लेबर में आप किस चीज़ के लिए असेस करेंगे, और जो कि एक चिंता की बात भी आपको हो सकती है, तो वो होगा फर्स्ट स्टेज होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्वाइकल डायलेटेशन तक की स्टेज, जिसमें सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। सेकेंड स्टेज आती है सर्विक्स कंप्लीट डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज, बेबी के बाहर आने की स्टेज। थर्ड स्टेज होती है बेबी बाहर निकलने से लेके प्लेसेंटा के बाहर निकलने तक की स्टेज। फर्स्ट को बोलते हैं हम सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज, सेकंड कहलाती है बेबी एक्सपल्सन, थर्ड वन इज द प्लेसेंटा एक्सपल्सन, फोर्थ इज द ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो फोर्थ स्टेज में आप क्या चीज़ चेक करेंगे? कॉमन और कंसर्निंग असेसमेंट होगा, तो वो पेरिनियल एरिया है, जो पेरिनियम एरिया है क्या है? ब्रूज्ड और एडिमेटस है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेरिनियल एरिया ब्रीज्ड एंड एडिमेटस। ये नॉर्मल है कि डार्क रेड लोचिया डिस्चार्ज हो रहा है, और ये जो यूट्राइन फंडस आप पाल्पेट करते हैं राइट ऑफ द अम्बलाइकस पे भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? पेरिनियल एरिया को चेक करना है कि वहाँ पर स्वेलिंग भी है थोड़ी बहुत, और वो अपने आप है जो ठीक हो भी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन। आई होप आपको चारों स्टेज समझ में आ गई हो, क्योंकि इन चारों स्टेज में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट वन, द नर्स एडमिनिस्टर्स अ सिंगल डोज ऑफ विटामिन के इंट्रामस्कुलरली टू अ न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ टू प्रमोट। तो एक नर्स है जो आफ्टर डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करती है। तो यहाँ पर विटामिन के का इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ बिलिरुबिन, ब्लड क्लॉटिंग, रिड्यूस इन्फेक्शन, एपिटाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये चीज़ सबको पता है, आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी में एज सुन एज पॉसिबल विटामिन के का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ताकि बेबी में हेमरेज ब्लीडिंग ना हो सके। एज सुन एज पॉसिबल विदिन 24 आवर के ही कोशिश की जाती है कि बेबी में विटामिन के का इंजेक्शन है जो एडमिनिस्टर कर दिया जाए। नेक्स्ट वन, you are posted in an antenatal unit and assigned an antenatal mother to take care of. When reviewing the medical record, you note that the woman has a condition in which the fetus cannot physically pass through the maternal pelvis. A nurse, you interrupt this as, तो आपकी यदि ड्यूटी एंटीनेटल यूनिट में लगाई गई है तो आपको एक एंटीनेटल मदर असाइन की गई है, तो आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री देख के आपको पता चलता है, मेडिकल रिकॉर्ड देख के पता चलता है कि माँ की कंडीशन है जो
ऐसी नहीं है कि फीटस को फिजिकली है जो पेल्विस के थ्रू ही बाहर आए, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे हम? ऑप्शन में है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सर्वाइकल इनसफिशियंसी, मैटरनल डिस्प्रपोर्शन। तो यहाँ पे साफ कहा है यू नोट दैट द वुमन हैज़ अ कंडीशन इन विच द फीटस कैन नॉट फिजिकली पास थ्रू द मैटरनल पेल्विस। यहाँ पे साफ साफ कहा है कि उस लेडी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो बेबी है मैटरनल पेल्विस से फिजिकली बाहर आ सके। तो ऐसे केस में सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म किया जाता है मेनली। तो यहाँ पर फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब क्या होगा? तो फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या होगा? फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसका मतलब होगा कि जो माँ की पेल्विस है वो इस कंडीशन में नहीं है कि जो बेबी फिजिकली वाया वेजाइना के थ्रू बाहर आ सके। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। क्या होगा? फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। मतलब बेबी का जो हेड है माँ के पेल्विस से होते हुए वेजाइना से बाहर नहीं आ सकता है। तो ये सिचुएशन कहलाती है फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, 1 से 3% तक, वो भी प्रीमी ग्रेविडा मदर में। इसमें प्रीमी ग्रेविडा मदर में या तो बेबी का, और इसका एक मेन रीज़न होता है या तो मदर की जो पेल्विस है उसका साइज़ कम है या फिर बेबी का हेड का साइज़ ज़्यादा है। दोनों चीज़ें मैच नहीं होती हैं तभी ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। यहाँ पर क्या है? फीटोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पर बेबी का हेड है जो बाहर नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट वन, द रेशनल फॉर यूजिंग अ प्रोस्टाग्लैंडिन जेल फॉर पेशेंट प्रायर टू द इंडक्शन ऑफ लेबर इज टू। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है जो लगाया जाता है वेजाइना के यहाँ पर लेबर इंड्यूस करने के पहले। तो ये क्यों दिया जाता है? प्रिवेंट सर्वाइकल लैसरेशन, नम सर्वाइकल पेन रिसेप्टर्स, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर सॉफ्टन एंड इफाज द सर्विक्स। तो आपको ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल भी दिया जाता है। अब यहाँ पर कहा है प्रोस्टाग्लैंडिन जेल का मेन काम क्या है? इंडक्शन के पहले लेबर इंड्यूस करने के लिए यदि आपने प्रोस्टाग्लैंडिन जेल यूज़ किया है तो यहाँ पर इसका एम क्या होगा इस प्रोस्टाग्लैंडिन जेल का? तो इसका एक एम होता है कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको क्या किया जाए? स्टिमुलेट किया जाए, जिससे अच्छे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे तो सर्विक्स डायलेट होगी, सर्विक्स डायलेट होगी, बेबी बाहर आएगा। तो उसी को मैनेज करने के लिए क्या लगाया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है जो वेजाइना के यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजम्पटिव साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो 3 टाइप्स के साइन हमने पढ़े हैं, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। तो प्रिजम्पटिव का मतलब है अनुमानित संकेत और लक्षण। तो कौन से हैं? लो बैक एक, एलिवेटेड मूड, रेस्टलेसनेस, या फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो प्रिजम्पटिव साइन है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन पास आउट करना है, क्या है? प्रिजम्पटिव साइन है। प्रोबेबल साइन होता है मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे जितने भी साइन है, आपका गॉडेल्स हो गया, हैगर्स हो गया, चैडविक हो गया, प्रोबेबल में आएंगे। और पॉजिटिव में फीटल हार्ट रेट आप विजिबल कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में, वो होगा। फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई दे रही है, वो होगा। नेक्स्ट वन, a 27-year-old woman gave birth to a boy and his birth certificate declared admission in the ward. When the nurse child was caught, she saw that blood was oozing from her womb and all her clothes were seeping through. What would be the most appropriate course of action at this? तो यहाँ पर एक 27 साल की लेडी ने रिसेंट में बेबी बॉय को जन्म दिया है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह डिक्लेयर हो रहे हैं वार्ड में। अब यहाँ पर एक नर्स ने देखा कि उस लेडी के लिए ब्लड है जो वूम से, यूट्रस से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं। अब यहाँ पर एज ए नर्स आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेसिंग, रिपोर्टिंग ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स, अप्लाइंग लाइट प्रेशर, या फिर डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग्स। ऐसे केस में आपको क्या करना है? लेडी की जो 27 साल की औरत है, लेडीज़ है, उसकी डिलीवरी हो गई है, कुछ टाइम पहले डिलीवरी हुई, बेबी बर्थ बॉय का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर उसके
सर्टिफिकेट वगैरह बन रहे हैं, तो जब तक वो बैठी हुई है, मान लीजिए खड़ी हुई है, कुछ भी कर रही है, लेकिन उसको ब्लीडिंग होने लगती है, तो कोई भी नर्स जाके देखती है कि जो यूट्रस से ब्लड है क्या हो रहा है, ऊज हो रहा है, सीधा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप जनरल फिजिशियन को क्या करें? रिपोर्ट करें। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट एडवाइज्ड फॉर वुमेन हु हैव ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट फॉलोइंग डिलीवरी? तो कौन सी एडवाइस आप नहीं करेंगे यदि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रहा है? तो हीट और कोल्ड एप्लीकेशंस, ब्रेस्ट पंपिंग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ब्रेस्ट मसाज एंड मिल्क एक्सप्रेशन, टू पुट द बेबी ऑन फार्मूला एंड नॉट टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले समझिए कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट है क्या। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट में होगा ये कि जो आपकी ग्लैंड्स है उनने ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया, और यदि आपने बेबी को फीड नहीं किया तो पूरा ब्रेस्ट है वहाँ पर क्या होगा? मिल्क है जो फिल्डअप हो जाएगा। जो फिल्डअप होगा तो आपको जैसे एक्सिलरी रीजन में भी पेन होगा, ब्रेस्ट में भी पेन होगा, तो वो कहलाएगा ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट। अब यहाँ पर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है यदि, तो ऐसे केस में आप हीट और कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंपिंग के थ्रू जो मिल्क भरा है उसको बाहर निकाल सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, साथ ही साथ ब्रेस्ट मसाज करेंगे, मिल्क को बाहर निकालेंगे, बेबी को फीड कराएंगे। बेबी यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करेगा तो आपको कुछ टाइम में प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि आपको ये चीज़ एडवाइस नहीं करना है, तो क्या होगा? टू पुट द बेबी ऑन फार्मूला एंड नॉट डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसे केस में तो बेबी को भी प्रॉब्लम हो, माँ को भी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होगा और ज़्यादा पेन होगा। ऐसे केस में आपको एडवाइस नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉर द क्लाइंट हु इज यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, द नर्स इन्फॉर्म्स द क्लाइंट अबाउट द नीड टू टेक द पिल एट द सेम टाइम ईच डे टू अकम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि कोई क्लाइंट OCP पिल्स ले रहा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो एक नर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपको अपनी पिल है जो सेम टाइम पर डेली है जो लेनी है। तो डेली सेम टाइम पर ही क्यों लेना है? डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ नोजिया, मेंटेन हार्मोनल लेवल्स, रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंट द ड्रग इंट्रैक्शंस। तो OCP पिल्स यदि आप मॉर्निंग से मॉर्निंग स्टार्ट किए, यदि आपका मॉर्निंग का डोज एक ही पिल ले रहे हैं आप, मॉर्निंग डोज आपने आज मॉर्निंग लिया, कल यदि नहीं ले पाए तो ऐसा नहीं कि आपको कल रात इवन इवनिंग भी हो जाए तो आपको ले लेना है, लेकिन मिस नहीं करना है, ये यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन यदि आपने सेम टाइम पर हर एक डे ले रहे हैं, शाम से शाम को ही ले रहे हैं, तो 24 आवर रहेगा वो टाइम पीरियड। तो ये क्या करेगा? सेम टाइमिंग होगी, लेकिन हर एक दिन तो वो क्या करेगा? हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो OCP पिल्स के लिए आपको क्या बताना है? इट मेंटेन्स द हार्मोनल लेवल्स। इसीलिए आप यदि इवनिंग लेते हैं तो आप डेली इवनिंग लीजिए, मॉर्निंग लेते हैं तो मॉर्निंग लीजिए। नेक्स्ट वन, when teaching a client about contraceptions, which of the following would the nurse include that the most effective method for preventing sexually transmitted disease? तो यहाँ पर एक एज अ नर्स है आप, यदि किसी क्लाइंट को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझा रहे हैं, क्या है? यदि आप किसी क्लाइंट को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझा रहे हैं तो एज अ नर्स आप उसको क्या बताएंगे कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट और इफेक्टिव है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। स्पर्मिसाइड्स, डायफ्राम, कॉन्डोम्स या फिर वैसेक्टोमी। तो बेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोकने के लिए मेल कॉन्डोम्स। क्या है? कॉन्डोम्स है जो बेस्ट मेथड है, बहुत ही चीप है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ओनली यही एक मेथड है। वो क्या है? व्हेन प्रिपेयरिंग अ वुमन हु इज़ 2 days postpartum for discharge, recommendation for which of the following contraceptive method would be avoided? तो यहाँ पर 2 दिन डिस्चार्ज हुए किसी लेडी को, यदि डिलीवरी हुई है, आफ्टर दैट उसके 2 days postpartum for discharge। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको कहना है कि आपको अवॉइड करनी है। डायफ्राम,
फीमेल कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर रिदम मेथड। तो यहाँ पर है कि 2 दिन ओनली डिस्चार्ज को हुए हैं। कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप कहेंगे कि आपको ये अवॉइड करना है, यूज़ नहीं करना है, अवॉइडेड करना है, मेथड वुड बी अवॉइडेड, तो वो होगी यहाँ पर डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। तो डायफ्राम जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद है जो डायफ्राम को यूज़ नहीं किया जाता है, स्पेशली एट द 6 वीक तक। 6 वीक होने के बाद है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले आप यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि पहले तो आपकी जो वेजाइना है वहाँ पर फिट हो जाता था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वेजाइना है वो क्या होगा, लूज़ रहेगी, वहाँ पर पेन भी रहेगा आपको। तो ऐसे केस में आप डायफ्राम यूज़ करने से बचें। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसकी जगह आप कोई और मेथड अपना सकते हैं। और कौन सी मेथड आपको अवॉइड करना है? तो डायफ्राम के अलावा आपको स्पर्मिसाइडल जेली भी अवॉइड करने के लिए कहना है। और साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल कॉन्डोम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि अवॉइड करने की बात आती है तो डायफ्राम हो गया, स्पर्मिसाइडल जेली हो गया, इनको आप अवॉइड करें। कब तक? एटलीस्ट 6 वीक, जो परपीरियम पीरियड है तब तक। क्लियर? नेक्स्ट वन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट दैट एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस वुड नॉट बी रिकमेंडेड? ए क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो आई थिंक हरियाणा CHO में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा क्लाइंट है जिसमें हम IUCD रिकमेंड नहीं कर सकते हैं? वुमेन ओवर एज 35, नल्लीपेरस वुमेन, प्रोमिसियस यंग एडल्ट या फिर पोस्टपार्टम क्लाइंट। तो यहाँ पर कौन से क्लाइंट में आप IUCD रिकमेंड नहीं करेंगे? तो यदि जिसकी एज 35 साल से ज़्यादा हो गई है वो नल्लीपेरस वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, या फिर प्रोमिस्कस यंग एडल्ट। तो यहाँ पर किस केस में है जो आप IUCD लेने के लिए क्या करेंगे, रिकमेंड नहीं करेंगे? तो वो होगा यहाँ पर प्रोमिसियस यंग एडल्ट। ऐसा क्यों? प्रोमिसियस यंग एडल्ट का मतलब है जिसके एक से ज़्यादा पार्टनर हो। क्या है? एक से ज़्यादा पार्टनर हो आपके इंटरकोर्स करने के लिए। तो ऐसे केस में आप IUCD रिकमेंड नहीं करेंगे। जिसकी एज 45 साल से ज़्यादा हो, 35 से ज़्यादा हो गई, वो यूज़ कर सकते हैं। नल्लीपेरस में भी आप दे सकते हैं। पोस्टपार्टम क्लाइंट को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जो पोस्टपार्टम PPIUCD है वो इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोमिस्क्यूअस यंग एडल्ट है, इसमें एक तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होने के चांसेस तो सभी में रहेंगे जो IUCD एडमिनिस्टर करवाते हैं, लेकिन जिनके एक से ज़्यादा क्या है, सेक्सुअल पार्टनर है, उनमें इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, जिसको हमें अवॉइड करना है कि आप यूज़ ना करें, तो क्या, प्रोमिस्क्यूअस यंग एडल्ट। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इन हर 3rd trimester टेल्स द नर्स, आई एम कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स रिकमेंडेड? तो एक क्लाइंट है 3rd trimester में है अपने, तो वो नर्स से कहता है कि मैं हमेशा कॉन्स्टिपेशन में रहती हूँ। तो ऐसे केस में आप एज अ नर्स क्या आंसर करेंगे? डेली एनिमास, लैक्सेटिव्स, इंक्रीज फाइबर इंटेक या फिर डिक्रीज फ्लूइड इंटेक? तो ऐसे केस में आप क्या करने के लिए कहेंगे? तो 3rd trimester में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि 3rd trimester में बेबी का वेट जैसे जैसे बढ़ता है तो इंटेस्टाइन पर भी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण पेरिस्टाल्सिस डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वॉक करके अपना कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हाई फाइबर्स डाइट लेके अपना इस कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, क्योंकि 3rd trimester में बेबी का वेट गेन होगा, तो जो फंडस है, जो यूट्रस है, वो क्या जाएगी, इंटेस्टाइनल के यहाँ पर और ज़्यादा प्रेशराइज करेगी। तो वो जो इंटेस्टाइन एक आपकी हॉलो मस्कुलर पाइप जैसे ही होता है, तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा आपको। तो जो आप खाना पीना खा रहे हैं उसमें आप कहें कि आप हाई फाइबर्स डाइट लें, जिससे आप इस कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ है जो पा सकते हैं। नेक्स्ट वन, द क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड ऑन January 14th एंड एंडेड ऑन January 20।
यूजिंग नेगल्स रूल द नर्स डिटरमाइंड्स हर EDD टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी है कि 14 जनवरी से पीरियड्स स्टार्ट हुए, 20 जनवरी को एंड हो गए। नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग आपको EDD कैलकुलेट करना है, क्या होगी? सितंबर 27, अक्टूबर 21, नवंबर 7 या फिर दिसंबर 27। तो यदि जनवरी 14 से पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, 20 को ख़त्म हो गए, तो अकॉर्डिंग टू नेगल्स फॉर्मूला हमेशा LMP का फर्स्ट डे यूज़ किया जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। दैट मीन्स LMP का कौन सा दिन यहाँ पर आप लेंगे? 14 जनवरी, क्योंकि स्टार्ट कब से हुए? 14 जनवरी को। 20 जनवरी आप यहाँ पर ऐड ना करें, अदरवाइज आपका आंसर भी गलत होगा और आपकी EDD भी गलत निकल के आएगी। तो यहाँ पर आपको 14 जनवरी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज करना है। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? EDD। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका निकल के क्या आएगा? अक्टूबर 21। 14 जनवरी से आप कैलकुलेट कीजिए 9 महीने और, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका आ गया 14 अक्टूबर। अब यहाँ पर 14 अक्टूबर में आप 7 दिन और ऐड कर दें, तो आपका निकल के आएगा क्या? 21 अक्टूबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इससे ज़्यादा इजी फार्मूला कोई नहीं है EDD कैलकुलेट करने के लिए। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू EDD, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। यदि इस EDD तक भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है, तो डॉक्टर आपका लेबर इंड्यूस करेंगे। इंडक्शन में भी नहीं होता है लेबर इंड्यूस करने के बाद भी, देन आफ्टर अदर ऑप्शन यूज़ करेंगे। सिजेरियन कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड के थ्रू आपकी डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, GTPL स्कोर आपको यहाँ पे निकालना है। व्हेन टेकिंग एन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ऑन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हु स्टेटेड आई हैड अ सन born at 38 weeks gestation, a daughter born at 30 weeks gestational, I lost a baby at about 8 weeks. The nurse should record her obstetrical history as which of the following। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको GTPL स्कोर निकालना है। यहाँ पे कहा है लेडी ने कि आई हैड अ सन, उसका एक बेटा है जो कि 38 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में डिलीवर हुआ है, तो फर्स्ट टाइम ग्रेविड। दूसरा कहा है कि 30 वीक जेस्टेशनल पीरियड में एक बेटी भी डिलीवर हुई है उसकी, दूसरी टाइम। थर्ड उसने कहा है आई लॉस्ट अ बेबी एट अबाउट 8 वीक्स, तो क्या हो गया? 8 वीक का उसने अपना अबॉर्शन हो गया है, उसका मिसकैरेज हुआ है, जो कुछ भी हुआ है 8 वीक की प्रेगनेंसी में 3 टाइम्स, और एट प्रेजेंट वो अभी प्रेग्नेंट स्टेट में है। तो क्या हो गया यहाँ पर? G4। ग्रेविडा कितने टाइम हो गई? 4 बार। अब आप ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैंने ओनली आपको अभी ग्रेविड स्टेट बताई है, तो वो हो गया ग्रेविड कितने बार हो गई? 4 बार। एक बेटा हुआ 38 वीक की प्रेगनेंसी में, मतलब है क्या हो गई अब आपकी? टर्म प्रेगनेंसी। आफ्टर 37 वीक के बाद यदि डिलीवरी होती है तो वो कहलाती है टर्म प्रेगनेंसी। दूसरा उसने कहा कि 30 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड में एक बेटी हुई है, उसको डॉटर बॉर्न हुई है, मतलब बेटी हुई है, तो क्या हो गया? प्री टर्म प्रेगनेंसी में आएगा। इसमें प्री टर्म में, क्योंकि 30 वीक में हुई है, तो यहाँ पर टर्म प्रेगनेंसी एक हो गई, प्री टर्म एक हो गई। फिर कहा है आई लॉस्ट अ बेबी एट अबाउट 8 वीक्स, तो उसका बेबी क्या हुआ है? लॉस हुआ है, मतलब मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ है कब? 8 वीक में। तो यहाँ पर एक बार अबॉर्शन भी हो गया। तो अब यहाँ पर अभी वो एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट है और 2 उसके लाइव बच्चे हैं, एक 38 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में हुआ, दूसरी बेटी है जो कि प्रीटर्म हुई थी। GTPL स्कोर निकल के आपका आएगा G4। क्या है? G4। जो प्रेगनेंसी ग्रेविडा हुई है कितने बार हुई? 4 बार। फुल टर्म प्रेगनेंसी मतलब T1 38 वीक में हुआ है। फिर है प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी एक 30 वीक्स में हुई है। फिर मिसकैरेज हुआ है, मतलब अबॉर्शन हुआ है 8 वीक में। फिर 2 लाइव बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जो कि एक हुआ टर्म में और एक प्री टर्म प्रेगनेंसी में, तो हो गया L2। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप ऐसे इस तरीके से GTPL स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इतने से ज़्यादा इजी मेथड कोई भी नहीं है GTPL को कैलकुलेट करने के लिए। हमेशा याद रखें GTPL स्कोर प्रेग्नेंट में ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर G3 कैसे G3 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
क्योंकि आप किसी प्रेग्नेंट लेडी की हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए। 3 टाइम्स का तो बता चुकी हो, चौथा हुआ भी इस बार प्रेग्नेंट है तो इसलिए आपका ग्रेविडा 4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, when preparing to listen to fetal heart rate at 12 weeks gestation, the nurse would use which of the following। तो यहाँ पर जब आप 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में क्या कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको फीटल हार्ट रेट सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप प्लेस्ड मिडलाइन एट द अम्बिलिकस, डॉपलर प्लेस्ड मिडलाइन एट द सुप्राप्यूबिक रीजन, फीटोस्कोप प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड स्किफॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर प्लेस्ड एट द अम्बिलिकस। तो यहाँ पर आप 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में फीटल हार्ट साउंड कहाँ पर सुनेंगे या फिर चेक करेंगे, तो वो होगा डॉपलर प्लेस्ड मिडलाइन एट द सुप्राप्यूबिक रीजन। क्यों? 12 वीक का जेस्टेशनल पीरियड में सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेल्विस एंड पाल्पेबल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस के यहाँ पर ही आपको हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट है जो चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको डॉपलर कहाँ पे प्लेस करना है, सुप्राप्यूबिक रीजन के मिडलाइन में। फिर यहीं पर आपको क्या होगी, फीटल पल्स रेट है जो क्या होगी, ऑडिबल होगी। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 12 वीक के बाद है जो जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम कहेंगे, लेकिन अम्बिलिकस और स्किफॉइड प्रोसेस के बीच में रहेगा। 12 वीक के बाद फिर 20 वीक्स, इस तरीके से जैसे जैसे फंडल हाइट बढ़ती जाएगी उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो फीटल हार्ट साउंड है वो चेक करना है। नेक्स्ट वन, क्लेफ्स-लोफलर बैसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो क्लेफ्स-लोफलर बैसिलस किसका नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनिका, कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर क्लेफ्स-लोफलर बैसिलस जो कि एक नाम है किस बैक्टीरिया के लिए है, तो एक कॉर्नीबैक्टीरियम बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि डिप्थीरिया को कॉज करने का बैक्टीरिया